बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम अनुसंधान करने की निदर्शन प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम निदर्शन के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहला प्रकार हमने कल देव निदर्शन के बारे में पढ़ा। देव निदर्शन को साधारण निदर्शन या संभावित निदर्शन भी कहते हैं। आज हम निदर्शन के सीमित देव निदर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमित देव निदर्शन में इकाइयों का चुनाव स्वतंत्र या अनियमित रूप से नहीं होता है, जैसा कि सरल देव निदर्शन में होता है। इस विधि द्वारा निदर्शन लेने से पूर्व समग्र की सभी इकाइयों को पहले क्रमबद्ध कर लिया जाता है, फिर उन्हें कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांट दिया जाता है। उसके बाद उसमें से निदर्शन का चुनाव किया जाता है। सीमित देव निदर्शन दो भागों में बंटा हुआ होता है। पहला है नियमित अंकन विधि और दूसरा है स्थित या वर्गीकृत देव निदर्शन विधि। नियमित अंकन विधि की बात करें तो इस विधि में पहले समग्र की सभी इकाइयों को किसी विशेष ढंग, काल तथा स्थान आदि के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके बाद यह निश्चित कर लिया जाता है कि समग्र में से हमें कितनी इकाइयों का चयन निदर्शन हेतु करना है। साथ ही एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की संख्यात्मक दूरी को भी तय कर लिया जाता है। एग्जाम्पल यदि हम इसका दें, यदि हमें 100 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो पहला 10वां, 20वां, 30वां और इसी क्रम में 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से काल, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार भी समग्र की इकाइयों को व्यवस्थित करके उनमें से निदर्शन का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रणाली में पक्षपाती कोई संभावना नहीं होती। सीमित देव निदर्शन का दूसरा प्रकार है स्थित या वर्गीकृत देव निदर्शन विधि। यह विधि देव निदर्शन और सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है, अतः इसे मिश्रित निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग देव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को विचारपूर्वक कई सजातीय वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से निश्चित संख्या में देव निदर्शन विधि से इकाइयों का चुनाव किया जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम जयपुर नगर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो पहले हम संपूर्ण नगर को विभिन्न जातियों में बांट देंगे और उसके पश्चात जाति या समूह में से देव निदर्शन विधि से निश्चित मात्रा में इकाइयों का चयन करेंगे। इस विधि का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब समग्र की सभी इकाइयां सजातीय न हों। जिन इकाइयों के समान लक्षण हों उन्हें एक वर्ग के अंतर्गत रख लिया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग में से निश्चित मात्रा में निदर्शन चुन लिया जाता है। अब है स्थित निदर्शन के प्रकार। स्थित निदर्शन के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। आनुपातिक स्थित निदर्शन, इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग में से निदर्शन हेतु उतनी ही इकाइयों का चयन किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयां समग्र में से हैं। दूसरा असमानुपातिक निदर्शन विधि। असमानुपातिक स्तरित निदर्शन, इस विधि में प्रत्येक वर्ग में से समान संख्या में इकाइयां चुनी जाती हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि उनका समग्र में क्या अनुपात है। तीसरा है भारयुक्त स्तरित निदर्शन। इस विधि में उपयुक्त दोनों विधियों का मिश्रण पाया जाता है। इस विधि में पहले प्रत्येक वर्ग में से समान संख्याओं का चुनाव किया जाता है, उसके बाद अधिक संख्या वाले वर्गों की इकाइयों को अधिक भार प्रदान करके उनका प्रभाव बढ़ा दिया जाता है। यह भार उसी अनुपात में प्रदान किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयां समग्र में होती हैं।
इस प्रकार से स्थिर निर्देशन के 3 प्रकार हैं: अनुपातिक स्थिर निर्देशन, असमानुपातिक स्थिर निर्देशन एंड बाहरी स्थिर निर्देशन। अब है स्थिर निर्देशन के गुण। स्थिर निर्देशन के गुणों की बात करें तो इस विधि के द्वारा निर्देशन निकालने वाले को निर्देशन के चुनाव में अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इसमें समग्र के प्रत्येक वर्ग की इकाइयों को निर्देशन में स्थान प्राप्त हो जाता है और किसी वर्ग के छूटने की संभावना नहीं रहती। दूसरा इसका गुण है, यदि वर्गीकरण उचित प्रकार से किया गया है तो थोड़ी इकाइयों से ही प्रतिनिधित्व इकाइयों का चुनाव हो सकता है, जबकि देव निर्देशन में प्रतिनिधित्व के लिए इकाइयों का पर्याप्त मात्रा में चुना जाना आवश्यक होता है। इस विधि में इकाइयों का प्रतिस्थापन बहुत ही सरल है। यदि प्रारंभिक निर्देशन में चुनी हुई किसी इकाई से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग में से दूसरी इकाइयाँ चुन ली जाती हैं। स्थिर निर्देशन का चौथा गुण है, वर्गीकरण द्वारा निर्देशन का चुनाव इस प्रकार से किया जा सकता है कि निर्देशन की अधिकांश इकाइयाँ भौगोलिक दृष्टि से केंद्रित हो। ऐसे अध्ययन में धन व समय की बचत हो सकती है। अब है स्थिर निर्देशन के दोष। दोषों में पहला दोष है, यदि वर्गों का निर्माण उचित प्रकार से नहीं किया गया है तो निर्देशन के चुनने में पक्षपात आने की संभावना रहती है। इसका दूसरा दोष है, प्रतिनिधित्वपूर्ण होने के लिए निर्देशन का समानुपातिक होना आवश्यक है, किंतु भिन्न भिन्न वर्गों के आकार में यदि बहुत अधिक भिन्नता है तो उनमें समानुपात का गुण लाना कठिन होता है। साथ ही चुनाव करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि का भी निर्देशन में चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से स्थिर निर्देशन के गुण व दोष हैं। धन्यवाद।